नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। शुरुआत कर रहा हूं आज तक की एक खबर से। राइटर्स की खबर दिखाऊंगा, सीएनबीसी की खबर दिखाऊंगा, बाकी खबरें दिखाऊंगा। तो एक बार आपको लग सकता है कि ये तो मीडिया मोदी जी का सपोर्टर पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन आज तक के बारे में तो आप जानते हैं कि आज तक हमेशा नरेंद्र मोदी की सरकार का सपोर्टर रहा है। वहां पर आज भी ये खबरें चलाई जा रही हैं कि सोना ना खरीदने से क्या फायदा है, कम तेल खाने से क्या फायदा है, और मोदी जी के हर डिसीजन को सही साबित करने के लिए आज तक और इस तरह के चैनल लगातार लगे रहते हैं। उसकी खबर जरा गौर से देख लीजिए। खबर कही जा रही है, इसमें जो शब्द उपयोग किया गया है, जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, वो है महंगाई बम। आरबीआई ने मैसेज दिया है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह मैसेज दिया है कि महंगाई बम फूटने वाला है, यानी हर चीज महंगी होने वाली है। देश के अंदर जबरदस्त महंगाई होने वाली है। अभी कौन सा सस्ता है, लेकिन अभी जो रेट्स हैं उससे भी ज्यादा रेट्स बढ़ने वाले हैं। और शुरुआत होती है दूध से। अमूल अपना रेट बढ़ा देता है 2 रुपए पर लीटर, यानी आधे किलो की थैली खरीदने जाएंगे तो 1 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। 1 लीटर की थैली लेंगे या आधे आधे किलो की 2 थैली लेंगे तो 2 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। यानी महंगाई की शुरुआत दूध से हुई है। अब मुझे जरा आप ये बताइए कि कौन सा दूध स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है? क्या ईरान से भारत में दूध आता था, या सऊदी अरबिया से दूध आता था, या यूएई से दूध आता था, या कतर से दूध आता था? इनमें से किसी जगह से दूध नहीं आता था। फिर भी दूध की कीमत बढ़ रही है। अब दूध के प्रोडक्शन में और दूध की सप्लाई में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दूध की कीमत जिस तरह से बढ़ी है और जिस तरह से आज तक ये कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशारा किया है कि महंगाई बम फूटने वाला है, ये सब पहले से माहौल बनाने का खेल होता है, ताकि जब वाकई कीमतें बढ़े, जब हर चीज महंगी हो जाए, तो आपको लगे अरे ये तो पहले से होने वाला था। झटके से बढ़ेगी तो झटका ज्यादा लगेगा, इसलिए पहले से आपको तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये इकलौती खबर नहीं है, एक और खबर दिखाता हूं। यह खबर कह रही है कि एयर इंडिया हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है, जिससे दूसरी जो एयरलाइंस हैं उनको फायदा हो रहा है। अब ये दो खबरें हैं अपने आप में, इन खबरों को समझने की कोशिश कीजिए। एयर इंडिया अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है। आप कह देंगे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल नहीं आ रहा है इसलिए फ्लाइट कैंसिल हो रही है। तो दूसरे हिस्से का जवाब दीजिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल ना आने की वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, तो फिर दूसरी फ्लाइट्स इसका फायदा कैसे उठा रही हैं? दूसरी जो फ्लाइट्स हैं, लुफ्तांजा है और बाकी हैं, उनके पास आयल कहां से पहुंच रहा है? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा, आगे इस पर बात करूंगा। तब तक मैं आपको तीसरी खबर सुनाता हूं। तीसरी खबर यह है, कल मैंने आपको बताया था कि अखबार यह बता रहे हैं कि रुपया एशिया की वर्स्ट करेंसी बन चुका है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपने कैसे ये कह दिया, पाकिस्तान की करेंसी तो अभी भी इंडिया से नीचे है, बांग्लादेश की नीचे है, नेपाल की नीचे है, श्रीलंका की करेंसी नीचे है। बिल्कुल नीचे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि करेंसी नीचे है, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरा गौर से जो कल मैंने आपको ग्राफ दिखाए थे उनको एक बार फिर से देखिए। मैंने आपको यह बताया था कि रुपए की वैल्यू, जो इंडियन रुपए की वैल्यू है, वो पाकिस्तानी रुपए, श्रीलंका के रुपए, नेपाल के रुपए और बांग्लादेश के रुपए की तुलना में भी गिर रही थी। यानी पाकिस्तान का रुपया अब भी भारत के नीचे है, लेकिन उतना नीचे नहीं है जितना पहले हुआ करता था। थाईलैंड का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत पुरानी बात नहीं है जब थाईलैंड का जो भाट था वो इंडियन रुपए के लगभग बराबर था, यानी यहां का 1 रुपए और एक थाई भाट लगभग बराबर था, और आज 3 रुपए हो गई है एक भाट की कीमत। तो यहां भाषण देने से या मुझे ट्रोल करने से कुछ नहीं मिलेगा। सीएनबीसी यह खबर दे रहा है कि दुनिया की सबसे वर्स्ट करेंसीज में शामिल हो गया है इंडिया का रुपया। यानी दुनिया के जो करेंसी सबसे खराब परफॉर्म कर रही हैं उनमें से एक रुपया भी है। यानी रुपया दुनिया में सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसीज में शामिल हो गया है। अब मेरा सवाल यह है कि चाहे वार हो,
चाहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का क्लोज होना हो, चाहे जो भी और कारण हो, वो केवल इंडिया पर तो लागू हो नहीं रहे, वो सारी दुनिया पर लागू हो रहे हैं। फिर इंडिया की करेंसी दुनिया की सबसे खराब करेंसीज में क्यों शामिल हो गई, इस क्वेश्चन को भी नोट करके रख लीजिए, आगे बात करता हूं। इसी खबर में आधी खबर यह है, आधी खबर और है, उसको भी गौर से पढ़िए। वो खबर यह कहती है कि इंडिया से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, गैर मुल्की जो इन्वेस्टर्स हैं, दूसरे मुल्क के इन्वेस्टर्स जो भारत में इन्वेस्ट करते हैं, वो लगातार भाग रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि उनका जो परसेंटेज है वो सिर्फ 14.7 के आसपास रह गया है, यानी 100 रुपए अगर भारत में इन्वेस्ट हो रहा है तो सिर्फ 14.5-15 रुपए विदेशी निवेश से आ रहा है, बाकी सारा पैसा हिंदुस्तान का ही लग रहा है। जाहिर सी बात है, फॉरेन करेंसी नहीं आ रही है। फाइनेंशियल टाइम ने यह रिपोर्ट किया था कि पिछले 2 महीनों में, अभी पिछले 2 महीनों की बात कर रहा हूं, जो हमारे यहां पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने इंडियन मार्केट से 2 ट्रिलियन रुपए यानी कि 21 अरब 21 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। 1993 में पहली बार विदेशी मुद्रा के लिए, विदेशी निवेश के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए पहली बार हमारा मार्केट खोला गया था। और 1993 से लेकर अभी तक का अगर वक्त देखा जाए, अभी तक का दौर देखा जाए, तो यह साल अब तक का सबसे खराब साल बन गया है विदेशी निवेश के मामले में। यानी सब जोड़ लीजिए, महंगाई आपके यहां बढ़ने वाली है, सोने के रेट बढ़ा दिए गए, सोने के ऊपर टैक्सेज लगा दिए गए ताकि हमारी करेंसी थोड़ी बेहतर हो सके। हमारी करेंसी एशिया और दुनिया की सबसे खराब करेंसीज में शामिल है। महंगाई लगातार बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, दूध की प्राइस बढ़ चुकी है, एयर इंडिया हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है, दूसरी जो कंपनियां हैं वो उसका फायदा उठा रही हैं। और साथ में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बाहर न जाओ, अगर लोग मानने लगे तो जो इंडियन ट्रेवल इंडस्ट्री है उसके अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा घाटा होगा। और एक और सेक्टर जो अच्छा खासा रोजगार देता है, उस सेक्टर में भी मंदी, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। और इन सब के साथ एक और खबर आप जोड़ दीजिए। मैं लगातार आज खबरें आपको दे रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए कि यह केवल YouTube पे बैठकर की गई बकवास नहीं है कि देश आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। ये वो फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने अवेलेबल हैं। अगर आप भक्ति का चश्मा पहनकर इनको देखने से इंकार कर दें तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वरना ये फैक्ट चीख चीख कर बोल रहे हैं कि देश की इकोनॉमिक हालत कैसी है और क्यों है। तो अगली खबर जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये कि भारत सरकार ने चीनी यानी कि शुगर का जो एक्सपोर्ट होता है उसको बैन कर दिया है सितंबर तक के लिए। गोदी मीडिया आपको बताएगा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि देश का जो शुगर है वो बाहर ना जाए और देश के अंदर शुगर की प्राइस ना बढ़े। गोदी मीडिया चाहे वो कोई भी चैनल हो, वो आपको यही बताएगा कि शुगर के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए शुगर के एक्सपोर्ट को रोक दिया गया। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि प्याज के एक्सपोर्ट को भी शायद रोका गया है। लेकिन असली वजह क्या है? असली वजह यह है कि पिछले साल शुगर का प्रोडक्शन हमारे यहां काफी कम रहा है और इस साल मानसून के कमजोर होने की उम्मीद है। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि शुगर प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम यह है कि जो गन्ना किसान है, आप उठाकर देखेंगे, चाहे वो यूपी का गन्ना किसान हो, चाहे दूसरे स्टेट्स का, यूपी में प्रॉब्लम बड़ी है इसलिए मैंने यूपी का नाम लिया, उसको गन्ने का एक तो सही एफआरपी नहीं मिल रहा और जो मिल रहा है वो भी 2-2 साल 3-3 साल बाद मिल रहा है। ऐसी गन्ना कंपनियां हैं जो 2-2 3-3 साल पर भुगतान कर रही हैं। नियम बना था बाकायदा कि इतने दिनों के अंदर अगर भुगतान नहीं किया गया तो मुआवजा देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पर डे फीस लगेगी, लेकिन कुछ लागू नहीं होता है। यूपी, खासतौर पे वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी, दोनों जगहों के किसान सालों इंतजार करते हैं कि उनको गन्ने का पैसा टाइम से मिल जाए। गन्ने का प्रोडक्शन कम हुआ है, शुगर बाहर नहीं जाएगी, यानी शुगर के एक्सपोर्ट से जो फॉरेन करेंसी आती थी वो फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर नहीं आएगी। और इसके बावजूद आप देखिएगा, चूंकि शुगर प्रोडक्शन कम हुआ है तो शुगर की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। जब बाकी सारी चीजों की कीमत बढ़ेगी तो शुगर की प्राइस भी बढ़ेगी। शुगर की प्राइस बढ़ने का मतलब है कि तमाम सारी चीजें जो मार्केट में शुगर के थ्रू बनती हैं, जिसमें शुगर का इस्तेमाल होता है, उन सब की प्राइसेस बढ़ जाएंगी।
और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है कि अगला मानसून अच्छा नहीं होने की उम्मीद है। इसका मतलब क्या हुआ? मानसून अच्छा नहीं होगा, इसका मतलब सारी फसलें, जितनी भी फसलें मानसून से तय होती हैं, राइस से लेकर दुनिया भर की फसलें, उनका प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होने का मतलब है उनका एक्सपोर्ट कम होगा, फिर फॉरेन करेंसी कम आएगी, और साथ में आपके देश के अंदर भी उनकी डिमांड तो कम नहीं होगी, डिमांड तो रोज बढ़ ही रही है। सप्लाई अगर कम होगी तो उनकी भी प्राइस लगातार बढ़ेगी, यानी आने वाले दिन के लिए भी कोई सुनहरा ख्वाब आपके सामने नहीं है। अब यह सवाल कि क्या यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चलते हुआ है? बिल्कुल बेकार की बात है। अगर हमारी करेंसी दुनिया की सबसे खराब करेंसीज में शामिल हुई है तो यह सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मामला हो ही नहीं सकता। हमारी करेंसी तब भी बहुत तेजी के साथ गिर रही थी जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्लोज नहीं था, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का असर तो दुनिया की सारी करेंसीज पे पड़ना चाहिए, चाइना पर भी पड़ना चाहिए, सारी करेंसीज पर पड़ना चाहिए। लेकिन युआन तो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, बाकी सारी करेंसीज इतनी बुरी तरह से नहीं गिर रही हैं या बढ़ रही हैं। हमारी ही करेंसी अगर लगातार नीचे जा रही है, और बावजूद इसके कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में हम दुनिया में चौथे पांचवें नंबर पर हैं। ऐसे ही सोना भी हमारे यहां काफी है, 800 टन से ज्यादा सोना हमारे पास है। यह सब होने के बावजूद अगर हमारी करेंसी लगातार गिर रही है, इसका मतलब बहुत साफ है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कोई लेना देना इससे नहीं है। यह सारी की सारी नाकामी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मोदी सरकार जिस तरह से इस देश को चला रही है, जिस तरह से इकॉनमी को चला रही है, उसके चलते ये सारी मुसीबत, ये सारी दिक्कतें, ये सारी गिरावटें सामने आई हैं। एक एग्जाम्पल मैंने कल दिया था, आज फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी एग्जाम्पल है। 2 साल पहले की बात है, शशि थरूर ने संसद के अंदर निर्मला सीतारमण से यह सवाल पूछा था कि 42,000 करोड़ से ज्यादा FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क से बाहर चला गया है, आपका इस पर क्या कहना है? निर्मला सीतारमण, जो उनकी स्टाइल है चीख चीख के गुस्सा होके बोलने की, चीख चीख के गुस्सा होके वो ये बात कह रही थी कि FPI आए या जाए, FII FPI में कम एंड गो, आए जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर के जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो नेशनल इन्वेस्टर्स हैं, देश के नागरिक जो इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी भी शॉक को कंट्रोल करने के लिए काफी है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर 2 ट्रिलियन रुपए यानी कि 21 अरब डॉलर पिछले महीने में निकल गए हैं, तो क्या इसको इंडियन इन्वेस्टर्स कंपनसेट कर रहे हैं? असल में ये जो अहंकार है सरकार का, जो सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी इकॉनमी बहुत खराब स्थिति से गुजर रही है, जो हमारी सरकार को, भक्तों को लगातार ये अफीम देते रहने की आदत पड़ गई है कि सब चंगासी, जो हमारी सरकार गिने चुने 2-4 अंबानी अदानी के अलावा किसी के लिए काम नहीं कर रही है, उसका असर यह हुआ है कि हमारी इकॉनमी की यह हालत हो गई है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, शेयर मार्केट में आदमी कब पैसा लगाता है, सोना आदमी कब खरीदता है, बैंक में FD कब कराता है, ये जरा सोचकर मुझे बताइए। या फिर बाजार में जाकर गैर जरूरी चीजें कब खरीदता है, ये आप मुझे बताइए। जाहिर सी बात है, जब आपके पास इनकम थोड़ी ज्यादा होती है, मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 रुपए है और आपकी फैमिली में 3 लोग हैं, जाहिर सी बात है ना आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, ना आप सोना खरीदने की हिम्मत करेंगे, और ना ही बाजार जाकर गैर जरूरी चीजें खरीदेंगे। आप खरीदेंगे अनाज, बच्चों के लिए स्कूल की कोशिश करेंगे, घर का किराया और बाकी सब करेंगे। लेकिन यही इनकम मान लीजिए बढ़कर आपकी 1 लाख रुपए हो जाती है, और फिर आपको लगता है कि मेरा घर 60-70 हजार रुपए में बहुत कायदे से चल जाता है। फिर आप 30-40 हजार रुपए बचाने की कोशिश करेंगे, उसका एक हिस्सा आप शेयर मार्केट में लगाएंगे, एक हिस्सा हो सकता है आप गोल्ड खरीद लें, एक हिस्सा आप हो सकता है बैंक में जमा करा दें, FD करा दें, RD करा दें, कुछ भी करा दें। यानी इन्वेस्टमेंट तब होगा जब आपके पास एक मिनिमम इनकम से ज्यादा इनकम होगी। अगर मिनिमम इनकम होगी जिससे सिर्फ दाल रोटी चल सकती है, तो इन्वेस्टमेंट 0 होगा।
अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, पिछले 10 साल से हमारी इकॉनमी जिस तरह से चल रही है, उसमें एक थोड़ा सा क्लास है जो टॉप का 4-5%, 6%, मैक्सिमम 10% आप कह सकते हैं, है नहीं 10%, 7-8% मैक्सिमम जो क्लास है, उसके पास तो तोड़ के पैसे आए हैं, इतने पैसे आए हैं कि कोई कहना ही नहीं है। उनके शानदार महल बन रहे हैं, विदेशों में पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अडानी, अंबानी और थोड़े से लोग, और जाहिर तौर पर वही ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। बाकी जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, मिडिल क्लास भी हमारे यहां कहा जाता है, मिडिल क्लास जैसी कोई चीज हमारे यहां है नहीं। 80-90% लोग ऐसे हैं जिनके पास बेयर मिनिमम इनकम है, जो अपनी रोज की जरूरत में इतना परेशान है कि इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास पैसा नहीं है। यह एक बड़ी वास्ट संख्या है। अभी नोएडा में जो आंदोलन चल रहा था, क्या आपको पता चला कि वहां के मजदूरों को 15,000 की तनख्वाह मिलती है। मान लीजिए 15,000 हस्बैंड कमाता है और मान लीजिए कि 15,000 बीवी भी कमाती है। 30,000 रुपए में नोएडा या दिल्ली में आपके लिए दाल रोटी चलाना आसान काम नहीं है। अगर 2 बच्चे हैं आपके और उनको पढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट आप क्या करेंगे? और यही हालत बड़ी जनसंख्या की है। कहने का मतलब क्या है? हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा बचता ही नहीं है, और यह संख्या लगातार बढ़ती गई है क्योंकि गरीबों के हाथ से पैसा निकलता गया है, अमीरों के हाथ में पैसा जाता गया है, और अमीर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो देश के अंदर से ज्यादा देश के बाहर इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो उनको सेफ लगता है। दुबई में एक स्कीम आई, यूएई में एक स्कीम आई कि आप इतना इन्वेस्टमेंट अगर कर देंगे, वहां एक फ्लैट अगर आप 2 BHK खरीद लेंगे तो आपको दुबई का वो गोल्डन कार्ड मिल जाएगा। हिंदुस्तान से इतने लोगों ने गोल्डन कार्ड के लिए अप्लाई किया है कि मत पूछिए क्यों। क्योंकि उनको लगता था कि यहां उतना सेफ नहीं है, वहां हमारा पैसा सेफ रहेगा। एक तो टैक्स नहीं है और दूसरा वहां की इकॉनमी ठीक ठाक चल रही। तो जब बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएगा तो बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जो कंपनियां सामान बना रही हैं उनकी डिमांड कम होगी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगा, बाकी सारी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कम होगा, इकॉनमी और नीचे की तरफ जाएगी। यही हुआ है पिछले 10-11 साल में। पैसा कुछ लोगों के हाथ में सिमटता चला गया है और बाकी लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो लगातार बिगड़ती चली गई है। सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा, जबरदस्त करप्शन है। इस लेवल का करप्शन है कि आप सोच ही नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, हरियाणा के एक साहब, एक मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, कल उनका बयान फरीदाबाद में आ रहा था और गुस्से में बोल रहे थे कि 2009 में जो सड़क बनी थी वो आज तक चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो महीने भर पहले सड़क बन रही है वो पूरी तरह से टूट जा रही है। आप बताइए, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं गुजर साहब, और वो फरीदाबाद में बैठ के कह रहे हैं कि सड़क जो बन रही है भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में, उसमें जबरदस्त घोटाला है, महीने भर नहीं चल रही है, जबकि 2009 में बनी सड़क आज तक चल रही है। सड़कें हो, पुल हो, जो कुछ हो रहा है, जबरदस्त करप्शन है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर शोर है। जो गोदी मीडिया है वो पूरी तरह से सरकार को बचाने में लगी हुई है और इसीलिए हमारी इकॉनमी में लगातार तबाही हो रही है। अभी एमएसपी आई है। एमएसपी क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब सरकार जिस कीमत पर खरीदती है, यह हाईएस्ट प्राइस नहीं होती है, यह न्यूनतम प्राइस होती है। यह इसलिए बनाई गई है ताकि प्राइस इसके नीचे ना जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे जैसे बढ़ती है, किसान को उसके फसल का अच्छा दाम मिलता है। इस बार जिस तरह से न्यूनतम सपोर्ट प्राइस बढ़ी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस तरह से बढ़ी है, वो पिछले कई सालों में सबसे कम बढ़ोतरी है। जाहिर है कि किसानों को उनके फसलों की कीमत नहीं मिल रही है, परेशान है। कल मैंने आपको एक केस बताया था कि एक किसान अपना प्याज लेकर जाता है, उसको 1 रुपए किलो खरीदने के लिए कहा जाता है। एपीएमसी कहती है कि 1 किलो का दाम हम सिर्फ 1 रुपए दे पाएंगे। वो सारा का सारा प्याज वहीं गिराकर लौट आता है कि ये भी 1 रुपए अपने पास रखो। हालांकि प्याज जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाले में नहीं आती है। अनाज आते हैं, मूलतः कपास आता है और इस तरह की फसलें आती हैं। लेकिन जिस तरह से कम बढ़ोतरी हुई है वो बता रही है कि आने वाला टाइम किसानों के लिए और खतरनाक हो सकता है। लगातार किसानों के तरफ से खबर आ रही है कि अपनी जान देना जो उन्होंने अभी भी
बंद नहीं हुआ है। विदर्भ और बाकी इलाकों में जो आत्महत्या की समस्या है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो किसान अलग परेशान है। जीएसटी और नोटबंदी में छोटा दुकानदार बुरी तरह से खत्म हो गया। बड़ा जो दुकानदार है, बड़ा पैसे वाला है, वो भारत से ज्यादा विदेशों में पैसा लगा रहा है। और सरकार इन हालात को सुधारने की जगह झूठ पर झूठ बोलकर सिर्फ गोदी मीडिया पर माहौल बनाने में लगी है। और अब सारा का सारा ठीकरा फोड़ा जाएगा ईरान युद्ध पर। ईरान युद्ध के बहाने ये जितनी तबाही हो रही है, कहा जाएगा ये तो ईरान युद्ध की वजह से है। सारा गोदी मीडिया और सारा आईटी सेल आपके मोबाइल को भर देगा ये बता बता के कि ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ईरान वार की वजह से है, जबकि हकीकत यह है कि ईरान वार का इसमें हिस्सा थोड़ा है, ज्यादा हिस्सा उस मिसमैनेजमेंट का है जो इस इकॉनमी में, जो इस देश में पिछले 10 साल से चल रहा है। लेकिन दिक्कत यही है कि हमारा जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया है वो इसके लिए मोदी जी को कभी दोषी नहीं ठहराएगा। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे हैं और अगर आपने अपना दिमाग नागपुर में गिरवी नहीं रख दिया है, अगर आप आईटी सेल के गुलाम नहीं हो गए हैं, तो जरा दिमाग पर जोर दीजिए और सोचिए कि इकॉनमी का और देश का किस तरह से सत्यानाश किया गया है। यह मुद्दा आपका है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, इकॉनमी बर्बादी की तरफ जाएगी, तो नुकसान आपका होना है, जिंदगी आपकी मुश्किल होनी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।